नमस्ते दोस्तों, आपका पुनः शहर की बात में सभी का स्वागत है। पिछली बार 4 तारीख को हम लोग आपके रूबरू हुए थे उस टाइम हमने डिफरेंट फेजेस में जो अनलॉक 1.0 है उसके बारे में चर्चा करी थी। अनलॉक 1.0 जो था उसमें फ़ेज़ 1 में 8 जून से जो है कुछ संस्थान खोलने की बात हुई थी, जिसमें मुख्यतः धार्मिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और शॉपिंग मॉल, ये तीनों को खोलने के बारे में बात की गई थी, जिसमें ये लिखा गया था कि इसकी एसओपी अलग से जारी की जाएगी। तो दोस्तों, ये सारी एसओपीज़ जारी कर दी गई हैं केंद्र सरकार द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी। ये सारी की सारी अवेलेबल हैं, आप हमारी वेबसाइट पे या फेसबुक पेज से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत विस्तृत एसओपी है। तो मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में इनके बारे में ही बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले जैसे धार्मिक संस्थान हैं, तो उनके लिए जैसे जो गाइडलाइन हमारे यहाँ पर बनी है उसमें ये है कि आपका संस्थान जो है 7 से 7 ही खुलेगा। जो लॉकडाउन के टाइम है, आपको पता है कि रात में कर्फ्यू का टाइम 7 से 7 है, तो ये उसमें ये भी कवर होते हैं। तो 7 से 7 ही संस्थान खुलेंगे। उसके बाद जो है सारे जो गाइडलाइंस हैं उनका ख्याल रखा जाएगा, जैसे सैनिटाइजेशन, शूज़ उतारना, कहाँ चप्पल उतारेंगे आप, हाथ धो के अंदर एंटर करेंगे, 6 फीट का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ उसमें नहीं इकट्ठी होनी चाहिए, स्टैगर करके आएंगे। जो वहाँ पे रिलीजियस कोई आपके वहाँ जैसे कोई बुक्स हैं, कोई ऐसे मटेरियल हैं रिलीजियस जिसको लोग टच करते हैं, टच नहीं करेंगे। तो ये सारा जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको ध्यान रखना है और लगातार अपने परिसर का सैनिटाइजेशन करते रहना है। और उसमें जहाँ तक संभव हो तो अपने वहाँ पर ऑडियो विजुअल के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का प्रचार प्रसार भी करना है। इसके संबंध में जो है कल जिला प्रशासन द्वारा मीटिंग रखी गई है। सभी धार्मिक संगठन जो हैं उनको डिटेल में इस गाइडलाइन के बारे में बता दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ बड़े संस्थान भी हैं हमारे यहाँ पर रिलीजियस, जैसे नानक मत्ता साहिब है, तो लोग बाहर से भी आते हैं। तो ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं ये केवल उत्तराखंड के अंदर के लोगों के लिए ही खुले हैं। इसमें आप जो है रामपुर से या बरेली से नानक मत्ता साहिब नहीं आ सकते। ये केवल लोकल या नैनीताल या बाकी जगह से लोग जो रेड जोन, ऑरेंज जोन के हिसाब से वो आ सकते हैं। ज़्यादातर ये मानिए कि अपनी लोकेलिटी के लिए है, मतलब आपका लोकल कोई रिलीजियस प्लेस है तो उसके लिए खुला है। ये नहीं है कि पूरे जो है इंडिया के लिए ये खुल गया है। तो ये दोस्तों मेन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो एसओपी में लिखा गया है कि क्या क्या इसमें करना है। मैं उसमें कुछ चीज़ें मेन बताऊंगा। इसमें जो है थूकना बिल्कुल अलाउड नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं धार्मिक स्थल पे कोई ऐसा कार्य करता नहीं है, लेकिन वो फाइन है। उसके बाद जो है 65 ईयर्स से एज जिनकी ऊपर है, या 10 साल से छोटे बच्चे हैं, या प्रेग्नेंट विमेन हैं, तो जहाँ तक संभव है ये लोग ना जाएं, क्योंकि हाई रिस्क में आते हैं। तो ये धार्मिक स्थलों पर भी, और जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी है वो भी खुद इनको एडवाइज़ करे कि आप लोग इसमें ना जाएं। फिर जो है अगर किसी की थर्मल स्कैनिंग करेंगे, अपने अपने गेट्स पे थर्मल स्कैनिंग करेंगे। अगर किसी को टेम्परेचर है, कोई सिम्टोमेटिक है, तो उसको बिल्कुल अंदर एंट्री नहीं देंगे, उसको तत्काल हेल्थ अथॉरिटीज़ को बताएंगे। अगर आवश्यकता पड़े, कहीं लाइन लगती है, तो उसमें गोले पहले से बना लेंगे, जैसे दुकानों में भी बनाए जा रहे हैं, ताकि लोग नियम अनुसार अपना जो है गोलों में रहें और जब एक एक करके आगे शिफ्ट हों। उसके बाद जो है टचिंग नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा होली बुक्स की, आइडल्स की, स्टैचूज़ की, जो जितने भी धार्मिक आपके वो हैं उसको टचिंग नहीं करेंगे। फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं करेंगे, जैसे हमने आपको कई लोग हाथ मिलाते हैं, हमेशा जो है फ़िज़िकल कांटेक्ट बिल्कुल अवॉइड करेंगे। मास्क पहन के ही अंदर एंट्री दी जाएगी। धार्मिक स्थल के जो मैनेजमेंट कमेटी देखेंगे, खुद भी वह पहनेंगे मास्क, और जो भी अंदर आ रहा है उसको भी इंश्योर करेंगे। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई प्रसाद वगैरह का वितरण नहीं करेंगे। ये भी लिखा है कि कोई जैसे पानी वानी फेंकते हैं, कुछ इस तरीके का काम करते हैं, तो ये भी इसमें जो है नो फिज़िकल ऑफरिंग इज़ अलाउड। तो ये भी इसमें भारत सरकार की गाइडलाइन में आया है। तो अगर कोई इसमें किसी को सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो तत्काल जो मैनेजमेंट कमेटी है वो जिला प्रशासन से और कंट्रोल रूम पे या 112 पे इसके बारे में अवगत कराएगी। तो दोस्तों, ये आ गई रिलीजियस व्यवस्था। इसी प्रकार होटल के संबंध में व्यवस्था है।
थोड़ा सा ही मैं उसमें शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि होटल के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है। 75 ज़िले आप जानते हैं कि हाई लोड डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे डिफ़ाइन हो रखे हैं। तो ये जो 75 ज़िले हैं इनमें से किसी की बुकिंग नहीं की जाएगी। इन 75 ज़िलों में से हमारे यहाँ के होटल वालों द्वारा बुकिंग नहीं की जाएगी, ये क्लियर लिखा गया है। इनसे इत्र जो हैं, जो इन ज़िलों के बाहर से उत्तराखंड में टूरिज़्म के पर्पज़ से आना चाहते हैं, उनके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें कम से कम उनका स्टे का पीरियड 7 दिवस होगा। तो अगर आप 7 दिवस से कम आ रहे हैं तो आपको अलाउड नहीं है, कम से कम आप 7 दिवस रहेंगे और जब होटल में आएंगे तो होटल से बाहर नहीं जाएंगे आप। ये डिक्लेरेशन जो है आपको भर के देना पड़ेगा और जो भी इसका पालन नहीं करेगा उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान इसमें रखा गया है। इसके साथ साथ जैसे रेस्टोरेंट हैं तो उनके लिए भी सेम चीज़ है, वो भी 7 से 7 खुलेंगे और उनको अरेंजमेंट रखनी पड़ेगी। एक मुख्य चीज़ है कि उनको एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपने यहाँ के, कौन खाना खाने का आया, कौन से टेबल पे बैठा, कितने बजे आया, कितने बजे गया, किस वेटर ने उसको सर्व किया, ताकि भविष्य में अगर कोई संक्रमण होता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके। इसके संबंध में विस्तृत SOP जो है उत्तराखंड सरकार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बनाई है, उसको हम अपलोड कर लेंगे, आप उसको पढ़ लेंगे। इसी तरीके से मॉल का जो ओपनिंग है उसमें जिला प्रशासन से जो है वो पहले वार्ता कर लेंगे और उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो सारी कंडीशंस के साथ एडहियर कर रहे हैं। वो भी 7 बजे से 7 बजे के बीच ही खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में कोई भी चीज़ नहीं खुलेगी, इनमें से जो भी कंटेनमेंट जोन में आती है। इनका ये रहना चाहिए प्रयास कि इनके 50% शॉप ही खुलें। ये लिखा हुआ है, दी मॉल मैनेजमेंट शैल मेक अरेंजमेंट्स फॉर ओपनिंग 50% ऑफ द शॉप्स ऑन एनी गिवन डे। तो ये जिला प्रशासन से अनुमति लेने के टाइम ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन सी शॉप कैसे रोस्टर में खुलेगी। और उसके बाद जो है जिला प्रशासन द्वारा अन्य भी इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, जो भी अगर उनको पता चलता है कि इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसकी SOP फिर से मैंने जैसे बताया कि इशूड है कि सैनिटाइज़र होना चाहिए, जो आदमी मास्क पहन के एंटर करना चाहिए, सभी चीज़ों के लिए वैलिड है। जो ये आम आदमी के लिए बाहर के लिए वैलिड है, ऑफिस के लिए वैलिड है, मॉल के लिए वैलिड है, तो ये सबको करना ही करना है। जो फेस मास्क करना, हैंड हाइजीन रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये कॉमन है हर जगह पर। इसके बाद दोस्तों मैं आपको 2-3 चीज़ें जो आपके कुछ डाउट्स आ रहे हैं, क्यों बहुत सारे लोग इंटर स्टेट ट्रैवल के ऊपर बार बार हमसे पूछ रहे हैं। हमने पहले ही आपको डाल दिया था कि कैसे आप इंटर स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं। अगर किसी को हमारे प्रदेश के अंदर एंटर करना है तो उसको DCL सर्विसेज करके उसका वेबसाइट एड्रेस है, उस पर रजिस्टर करना होगा। केवल रजिस्टर करना है, अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। तो जो आपके पास रजिस्ट्रेशन मैसेज आया है वो आप ले लेंगे। बॉर्डर पे आपसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे संबंधित को अवगत कराया जाएगा। अगर आप 75 ज़िलों में से हैं तो आपको 7 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप होटल में हो सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सरकार का जो है उसमें होंगे। और उसके बाद 14 दिन होम क्वारंटाइन होंगे। और अगर आप दूसरे ज़िले से हैं जो इन 75 ज़िलों की लिस्ट में नहीं है तो आपको जो है होम क्वारंटाइन 14 दिन होना पड़ेगा। बार बार आप पूछ रहे हैं कि हम क्या 1 घंटे के लिए आ सकते हैं, 2 घंटे के लिए आ सकते हैं, ये अलाउड नहीं है। जो स्टेट का बॉर्डर है उसमें आप सभी पोस्टें बनी हुई हैं, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि ये SOP का पार्ट नहीं है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को जो है अर्जेंट कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें उनको आना पड़ता है, उसके लिए प्रावधान किया गया है। जैसे इसमें रखा गया है कि अगर कोई डेथ हो गई है फैमिली में, जो इमरजेंसी केसेस है उसमें डेथ इन फैमिली, आपको बहुत गंभीर कोई बीमारी है, इलाज के लिए जाना पड़ रहा है, उसके बाद जो है कोई पर्सनल डिस्ट्रेस है, मतलब कोई ऐसा है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किए जाने हैं। तो वो उनकी अनुमति से आप आ जा सकते हैं। मान लिया आप इन 75 ज़िलों में से किसी में जाते हैं और वापस आते हैं तो आपको फिर इसमें क्वारंटाइन से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अगर आप उत्तराखंड से उधर गए हैं तो आपको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, देखिए अगर सिम्टम है तो कोई आपको होना ही होना है आइसोलेट, लेकिन अगर आप असिम्प्टोमेटिक हैं तो ये इसका प्रबंध किया गया है, लेकिन ये जिला अधिकारी महोदय द्वारा ही एग्जेम्पशन दी जा सकती है क्वारंटाइन से, और ये हेल्थ अथॉरिटी से कंसल्ट करके मिलेगी। उसके बाद जितने भी लोग, जैसे मान लिया कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे मेरी ट्रेन या फ्लाइट दिल्ली आ रही है
और उसके बाद मैं दिल्ली से बाय रोड आ रहा हूँ, तो आपको अपनी जर्नी जो है वहाँ से दिखानी जहाँ से आप चले हैं। तो दिल्ली में चांसेस तो हैं कि आप कंटेमिनेट हो जाएं, लेकिन आपको अपना ध्यान स्वयं रखना है। हाई लोड डिस्ट्रिक्ट में आपको रुकना नहीं है, आप केवल ट्रैवल करिए वहाँ से। तो इसमें अगर आप डेस्टिनेशन अपने जो रखते हैं सही भरते हैं, इन 75 ज़िलों से अगर आप सच में नहीं आ रहे हैं, केवल इनके माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, आपको 14 दिन होम क्वारंटाइन ही किया जाएगा। तो ये मैंने आपको जो व्यवस्था बता दी, जो बॉर्डर पे बार बार आपने के इशू आ रहे थे। इसके साथ साथ जो कंपनी वाले हैं उनकी टाइमिंग सेम बनी हुई है, उन्होंने कुछ आवेदन किया है कि उनको टाइमिंग इंक्रीज़ की जाए। जब वो इंक्रीज़ हो जाएगी टाइमिंग तो तब आपको बता दिया जाएगा, अभी सेम व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ ठेली वालों का इशू था जो हमने पिछला ऑर्डर किया था, संशोधित ऑर्डर किया था, उसमें हमने खाद्य पदार्थों की जो ठेलियाँ थी, जैसे फास्ट फूड, इन लोगों का काफ़ी कॉल आ रही है तो कि हमारे को भी अलाउ किया जाए, हमारा रोज़गार है। तो जिला प्रशासन द्वारा आज जो है इस पर रोक हटा दी गई है। तो आप लोग भी जिसका जो व्यवसाय है खाने पीने के संबंध में, आप भी अपनी ठेली लगा सकते हैं। तो ये सभी नोट कर लें, काफ़ी लोगों ने हमें क्वेरी करी थी, तो आज इसको हटा दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा अब नया आदेश निर्गत किया गया है जिसमें सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। पूर्व में फ़ाइन कम थे, अब ये फ़ाइन बढ़ा दिए गए हैं। तो इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसके आदेश के क्रम में कल जो है सभी थाने में एसडीएम और सीओज जो है व्यापार मंडल के साथ बैठक करेंगे। कल के दिन में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पुलिस की गाड़ियाँ, प्रशासन की गाड़ियाँ, ये सारा अभियान के बारे में आपको बताएंगे कि क्या फ़ाइन लगने वाला है, क्या होने वाला है। और उसके बाद ये परसों से लगातार इस पे ध्यान दिया जाएगा और सख्ती से इसको लागू किया जाएगा। मेरा सभी व्यापारियों से, भाइयों से, सभी से अनुरोध है कि इसको जो है हमें कंट्रोल करना है, तो पुलिस प्रशासन का इसमें सहयोग करें। अब मैं इसमें बता दूं कि आप इसमें क्या गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। इसमें आपके यहाँ पर अगर कार्यस्थल पर फेस मास्क किसी ने नहीं पहना है तो पहला फ़ाइन 500 रुपये है। कोई बाहर भी अगर जा रहा है उसके बारे में भी, तो पहला फ़ाइन 500 रुपये है और उसके बाद 1000 रुपये का अर्थदंड है। और तीसरी बार अगर कोई पाया जाता है बिना फेस कवर के तो उसका ऊपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मुकदमा होगा। इसी तरीके से अगर आप सार्वजनिक स्थान पर थूकते हैं, पहला फ़ाइन 500, दूसरा 1000 और तीसरा मुकदमा। इसके बाद मान लिया जैसे सार्वजनिक स्थान, ठेली रेडी आप लगा रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, आपके द्वारा स्वयं ही मास्क नहीं पहना गया है, अगर ऐसी वीडियोग्राफी हमने करी और आप पाया गया कि आप खुद ही नहीं पहन रहे हैं, तो पहला अर्थदंड 500। उसके बाद सेकंड में 15 दिन के लिए दुकान बंद, ठेली या दुकान 15 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी, सील कर दी जाएगी। और उसके बाद तीसरी बार आप पकड़े गए तो फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके बाद अगर आपके दुकान पे या आपकी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, ये तो आपने स्वयं नहीं मास्क पहना, अब इसके बाद अगर आपकी दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो आपके ऊपर 500 रुपये का अर्थदंड जो दुकानदार है, और फिर 15 दिन के लिए दुकान बंद। तो दोनों के लिए स्ट्रिक्ट है, फेस मास्क भी और सोशल डिस्टेंसिंग भी। इसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है ये है कि अगर आपके पास जो है अपने प्रतिष्ठान पर मास्क पहनने व 2 गज की दूरी के प्रचार प्रसार का एक स्टिकर लगाया जाना है आपके यहाँ। जिला प्रशासन ने एक स्टिकर लगाने के लिए कहा है जागरूकता के लिए। अगर ये नहीं लगाया आपने तो इसमें भी 500 रुपये का अर्थदंड होगा पहले, उसके बाद 2000 रुपये का अर्थदंड होगा सेकंड में, और उसके बाद मुकदमा होगा। फिर इसके बाद जो ठेली रेडी है इसके लिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा क्राउड होता है अंदर, तो इसमें सबसे पहले ये व्यवस्था की गई है कि मुख्य बाज़ारों में इसका ठेली रेडी नहीं लगाई जाएगी। मतलब कि किसी दुकान के सामने ठेली या रेडी नहीं होगी, पीछे दुकान है आगे ठेली है, तो मतलब इसका ये है कि मुख्य बाज़ारों में ठेली नहीं लगेगी। आपको जो कल मीटिंग करके इसके लिए स्थान चिन्हित किया जाएगा कि आप कहाँ पर जाएंगे, लेकिन बाज़ार में इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता जब तक वहाँ ठेली भी एक साथ रहे और दुकान भी एक साथ रहे। इसमें दूसरा और रखा गया है कि 2 ठेलियों के बीच में कम से कम 15 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप सब इकट्ठे होकर लगा ली। तो अगर 2 चीज़ों में व्यवस्था होगी, अगर दुकान के सामने ठेली लगी है तो दोनों का चालान होगा, दुकानदार का भी और ठेली वाले का भी। और अगर 2 ठेली 15 मीटर के डिस्टेंस से कम है उनमें, तो दोनों ठेली वालों का चालान होगा।
तो ये आपको स्वयं दोनों को इंश्योर करना है, क्योंकि आप भी, एक भी आदमी भी ठेली दूर ले जा सकता है, दूसरा भी ले जा सकता है, तो दोनों के ऊपर डिपेंड है। दोनों जब नहीं मानेंगे तो तभी ये चालान किया जाएगा, तभी इसका मतलब आप पालन नहीं करना चाहते, ऐसी मंशा से आप ये कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तकरीबन मैंने जितने आपके बिंदु थे ये मैंने बता दिए आपके। कुछ लोगों की क्वेरीज जो आई थी मैं उनके बारे में बताऊंगा। इसमें जो है इन्होंने कहा डेली अप डाउन करना चाहते हैं हल्द्वानी से, हल्द्वानी रेड जोन में है तो आपको हल्द्वानी से पास लेना पड़ेगा। तो इसके बाद इन्होंने लिखा है कि पर्सन ट्रैवलिंग टू रेड जोन फॉर फ्यू आवर्स एंड कमिंग बैक, अगर जो मैंने आपको बताया जो ज़िलों में हमारे सीमावर्ती ज़िले हैं उसमें 2-3 इमरजेंसी क्लॉजेज हैं, जिसमें कोई सीरियस पेशेंट है या डेथ केस हुआ है, उसमें डिस्ट्रिक्ट नोडल जो अधिकारी है उससे अनुमति लेके आप जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, जिसमें आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, लेकिन अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के जाते हैं तो फिर क्वारंटाइन आप पर लागू होगा। उसके बाद पर्सन कमिंग फ्रॉम ग्रीन ऑरेंज जोन ऑफ अदर स्टेट्स, तो वो होम क्वारंटाइन होंगे 14 दिन के लिए, वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 7 दिन वाला नहीं होगा। फार्मर हैविंग लैंड इन यूपी, यूपी में आपके पास लैंड है, आप जाना चाहते हैं, आप कमर्शियल वाहन से जा सकते हैं, उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी और आप जो है सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक आपको वापस आना होगा, जो खेती का समय है। अगर आप उसके बाद आते हैं, अगले दिन आते हैं, तो वो जोन के हिसाब से आपको क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक सज्जन चाहते हैं कि वो अपना सामान गाज़ियाबाद शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ DCL सर्विसेज जो इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए वहाँ रजिस्टर करिए, आप ट्रक बुक करिए और अपनी गाड़ी में आप चले जाइए, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप सामान यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद SOP मैंने बता दिया, कुछ लोगों के सवाल थे। एसेंशियल सर्विसेज के लिए कर्फ्यू पास चाहिए, ये तो शुरू में ही बता दिया गया है कि एसेंशियल सर्विसेज 24 घंटे चलेंगी, उनके लिए कोई पास नहीं चाहिए। ये भारत सरकार की क्लियर कट गाइडलाइन है कि कोई पास की आवश्यकता नहीं है और वो 24 घंटे एसेंशियल सर्विसेज वाले वाहन चल सकते हैं। इसके बाद जो है जिम्स के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जिम खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। आपको SOP में पहले ही पता है कि सेकंड फेज़ की SOP आनी है, उसकी डेट अभी आएगी, उसकी गाइडलाइंस आएंगी। तो जो जिम है ये तो मेरे हिसाब से जो है बताया गया है 3rd फेज़ में है, तो इसमें जो है आप बार बार सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब तो एक ही रहेगा। तो मेरे सभी से अनुरोध है कि फेसबुक के ऊपर जो है जो पूर्व में चीज़ें बता दी गई हैं वो बार बार सवाल पूछने से बदलेंगी नहीं, वो जब SOP बदलेगी वो तभी बदल पाएंगी। तो सभी से मेरा अनुरोध है, पुनः आपको अगर कोई डाउट होता है, हमारी टीम इसमें लगी हुई है, वो सारी चीज़ों की जो है बिल्कुल आपको जवाब देगी, जो नियमानुसार जवाब होगा, जो हेल्प होगी वो आपकी ज़रूर करेगी। लेकिन अननेसेसरी कमेंट्स करके उसको ओवरलोड मत करिए और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए ताकि आपसे संपर्क किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।